नमस्कार। ये यूजीसी कंट्रोवर्सी क्या है? आजकल देश में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को लेकर कई तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं। यूजीसी भारत में हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी को मेंटेन करना होता है, लेकिन हाल ही के वर्षों में यूजीसी के कुछ फैसलों पर सवाल उठे हैं। फर्जी यूनिवर्सिटी का मामला। देश में कई ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही हैं जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी डिग्री दे रही। इससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। कई बार यूजीसी समय पर कार्रवाई नहीं करती, जिससे विवाद पैदा होता है। ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन डिस्प्यूट। कोरोना के बाद ऑनलाइन पढ़ाई बढ़ी, लेकिन कई कोर्स बिना परमिशन के चलाए गए। छात्रों को बाद में पता चला कि उनकी डिग्री मान्य नहीं है। इस पर भी यूजीसी की भूमिका पर सवाल उठे। नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको लागू होने के बाद यूजीसी ने कई नियम बनाए। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, 4 साल की डिग्री, क्रेडिट बैंक सिस्टम, लेकिन कई छात्र और शिक्षकों को ये नियम समझ में नहीं आए, जिससे भ्रम और विरोध हुआ। नेट परीक्षा, इसकी भर्ती का विवाद। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर भी सैकड़ों बार विवाद हुआ है। कभी पेपर लीक, कभी रिजल्ट में देरी, कभी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी। इससे युवाओं में नाराजगी बहुत बढ़ी। निजी यूनिवर्सिटी और फीस का विवाद। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा फीस लेती हैं, लेकिन सुविधाएं कम, प्लेसमेंट कमजोर। लोग कहते हैं कि यूजीसी इन पर सख्ती नहीं करती। यूजीसी एक्ट 2026 जो अभी आया है, इसके खिलाफ तो विरोध प्रदर्शन चरम पर पहुंच गया है। प्रोटेस्टर्स को इसमें इंस्टीट्यूशनल पार्शियलिटी और इसके दुरुपयोग का डर है। जहां यूजीसी का तर्क है कि ये नियम कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हैं, वहीं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और उनकी यूनियंस और उनके कई शिक्षक इसे असामान्य कानून मान रहे हैं। विरोध मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर केंद्रित है। दुरुपयोग का डर, झूठी शिकायतों का मुद्दा। 2026 के नियमों में से उस क्लॉज को हटा दिया गया है जो झूठी या मैलिशियस शिकायत करने वालों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की अनुमति देता था। प्रोटेस्टर्स का तर्क है कि इस डर के बिना इन नियमों का इस्तेमाल सामान्य जनरल वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ आपसी ग्रजेस निकालने के लिए किया जा सकता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के सेक्शन 3 पैरा 1 सबसेक्शन सी के अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन को विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के खिलाफ किए गए कार्यों के रूप में डिफाइन किया गया है। प्रोटेस्टर्स का कहना है ये डेफिनेशन इस पॉसिबिलिटी को नकार देती है कि जनरल वर्ग का छात्र भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो सकता है। इस अधिनियम में हाल ही में ओबीसी को जोड़ दिया गया, जो कि पहले खाली एससी और एसटी शामिल थे। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन इक्विटी कमेटी। नए नियमों के अनुसार प्रत्येक यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनेगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला कैटेगरीज के मेंबर होंगे। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इसमें सामान्य वर्ग के लिए कोई भी मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिससे फेयरनेस पर सवाल उठ सकते हैं। स्ट्रिक्ट डेडलाइंस एंड सीवियर पेनल्टीज। नियमों के अनुसार शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कमेटी को बैठक करनी होगी। 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। जो संस्थान ऐसा नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द हो सकती है या फंड रोका जा सकता है। आलोचकों का मानना है कि इतनी जल्दबाजी में उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस का पालन करना कठिन होगा और गलत फैसले हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया है कि 19 मार्च 2026 को अगली सुनवाई होने तक इन नियमों को स्थगित, इन एबियंस रखा जाए, जब तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे।
कोर्ट ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि वो एक लीगल एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नियम सभी के लिए इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। यूजीसी एक्ट 2026 का उद्देश्य शिक्षा सुधार है, लेकिन बिना सभी पक्षों से चर्चा के लागू करने पर यह विवाद का कारण बन गया है। जरूरी है कि सरकार, शिक्षक और छात्र मिलकर संतुलित समाधान निकाले। अब जो रिजर्वेशन पॉलिसी है हमारी, इसमें भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिजर्वेशन फर्स्ट जनरेशन तक ही होना चाहिए और इकोनॉमी वीकर सेक्शंस के लिए ही होना चाहिए। उन्हीं की प्राथमिकता का विचार देने के बाद वर्षों से नीतिगत चर्चाएं चलती चली आ रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। फर्स्ट जनरेशन रिजर्वेशन क्या है? इसका अर्थ है कि आरक्षण का लाभ परिवार में केवल एक बार पहली पीढ़ी को ही मिलना चाहिए। यदि माता पिता ने आरक्षण का लाभ उठाकर सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो उनके बच्चे को सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत माना जाना चाहिए। इससे आरक्षण का लाभ उसी परिवार में बार बार ना जाकर समाज के उन परिवारों तक पहुंचेगा जिन्होंने आज तक इसका लाभ नहीं लिया। केवल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। यह विचार इस बात पर जोर देता है कि आरक्षण का आधार कास्ट बेस्ड नहीं, पूरी तरीके से इकोनॉमिक बेस होना चाहिए। इसमें सभी समुदायों को, उनके गरीब परिवारों को समान अवसर मिलेगा। वर्तमान में ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है, लेकिन इस प्रस्ताव के तहत इसे सभी श्रेणियों पर लागू करने की बात मानी जानी चाहिए, ताकि केवल आर्थिक रूप से पिछड़े लोग ही इसके पात्र हों। इस मॉडल से बहुत लाभ हैं। एक तो न्याय संगत विवरण, आरक्षण का लाभ एलीट क्लास तक न रह के निचले स्तर तक पहुंचेगा। समाज में समरसता आएगी। जब आरक्षण केवल गरीब और पहली पीढ़ी पर आधारित होगा, तो जातिगत भेदभाव और समुदायों के बीच तनाव कम होगा। सटीक लक्ष्यकरण, टेक्नोलॉजी और डेटा, पैन, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक्स, इन सब के माध्यम से उसको ट्रैक किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जा सकता है कि इसका किस किसने लाभ ले लिया है, कौन इसके उचित पात्र है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर क्रीमी लेयर और आरक्षण के लाभों के पुनर्वितरण पर अपने कमेंट्स दिए हैं। 103वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पहले ही 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर आरक्षण लागू किया जा चुका है, जो इस दिशा में मैं बहुत बड़ा कदम मानता हूं। यदि आरक्षण को प्रथम पीढ़ी और ईडब्ल्यूएस तक सीमित किया जाता है, तो ये विकासशील से विकसित भारत की ओर बढ़ने का एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये उन लाखों युवाओं के लिए एक नए रास्ते खोलेगा जो आज भी संस्थानों के अभाव में पीछे छूटे हुए हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अब तक भी सब्सक्राइब ना करा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।